गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है और इसके पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। वहाँ पे हमने चारों ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस किया था, किस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेंड करना है, कैसे आपको एलिमिनेट करना है। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देख ली थी, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को हैंडल करना है ग्रामीण परिवेश से संबंधित, वो आइडिया आपको लग जाए। इसके बाद में इस पार्ट में आप देखेंगे हर एक ऑप्शंस को हम यहाँ पे डिटेल में चेक करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले उसको समझेंगे, इसके बाद में फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे उसको समझेंगे कि क्या यहाँ पे हमें चूज़ करना है, क्या हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट कंटेंट अच्छे तरीके से आपके ग्रामीण परिवेश की तैयारी हो, तो आप लोग चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए और ग्रामीण परिवेश के वीडियोज़ जो भी हमारे आते हैं फ्यूचर में, उनको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। सो देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हमने पहला क्वेश्चन लिया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन गलती जो एग्ज़ाम में होगी वो तो कई सारे बच्चों से होने वाली है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन से बहुत ब्लंडर मिस्टेक करके आप आने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि ये आंसर है और जबकि आंसर कुछ और होगा, ठीक है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से ही। आप लोग देख के बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से आप समुदाय किसे कहेंगे। आप लोग ऑप्शंस को देखिए और गेस कीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से आप समुदाय किसे कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है वर्ग, दूसरा है जाति, तीसरा है ग्राम और चौथा है पड़ोस। देखिए, समुदाय क्या होता है शायद आपको पहले यही पता होना चाहिए, इसके बाद में आप आगे बढ़ें। अदरवाइज़ दो तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन हमेशा हर एक क्वेश्चन में आप 50-50 में फंसेंगे। और एग्ज़ाम टाइम में दोस्तों हर एक क्वेश्चन में 50-50 में फंसना सही नहीं है। आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें से आप 20 क्वेश्चन में 50-50 पे फंस रहे हैं, तो चलो ठीक है, तब भी सही नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप 20 क्वेश्चन पे 50-50 जा रहे हैं तो चलो ठीक है, एक हद तक सही है। लेकिन अगर आप, मैं कहूँगा 70% क्वेश्चन पे आप 50-50 पे जा रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। इसका मतलब ये है कि आप लॉजिकली, मतलब तार्किक रूप से सक्षम नहीं है कि आप एलिमिनेट कर पाएँ, या फिर आपकी तैयारी उतने अच्छे लेवल की नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी बोला ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए, यहाँ पे पहले आपको समझना है कि समुदाय क्या होता है। समुदाय देखिए दोस्तों, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसके भीतर कई सारे व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, संस्था होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो समुदाय क्या है आपको पता चल गया होगा कि समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करेंगे तो होता है आपका ग्रामीण समुदाय, इसके बाद में होता है नगरीय समुदाय। तो इन दो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ग्रामीण समुदाय जो होता है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, कृषि योग्य भूमियाँ होती हैं, इस टाइप से जो और विशेषताएं हो सकती हैं इसकी, वहाँ पे होती है। नगरीय क्षेत्र में जाएंगे तो आपको औद्योगिकरण ज़्यादा मिलेगा, लोग वहाँ पे शिक्षित होते हैं, रोजगार के अवसर वहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नगरीय समुदाय की विशेषता हो गई। ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से आप समुदाय किसे कहेंगे। तो क्या आप वर्ग को समुदाय बोलेंगे। जाति को देखिए आप नहीं बोल सकते हैं, जाति एक अलग चीज़ हो गई। जन्म से जाति का जन्म से जाति बनती है। जब आप किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं तो आप ब्राह्मण परिवार के हैं, आप किसी क्षत्रिय परिवार में जन्म लेते हैं तो आप क्षत्रिय हो गए, ठीक है। तो जाति जन्म से बनती है, यहाँ पे समुदाय का कोई मतलब नहीं है। पड़ोस, इसका तो आपको पता ही होगा, पड़ोस का डेफिनेशन अलग है। वर्ग, वर्ग भी दोस्तों यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। वर्ग क्या होता है, वर्ग पार्टिकुलर, जैसे ब्राह्मण वर्ग बोल दिया आपने। अब देखिए, जाति से आपने ब्राह्मण हो गए और ब्राह्मण का जब ग्रुप बना, ठीक है, तो एक तरह से ब्राह्मण वर्ग हो गया, क्षत्रिय वर्ग हो गया, यादव वर्ग हो गया। आजकल ये भी बहुत प्रचलन में चल रहा है, यादव, यदुवंशी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग के अंदर प्रतिष्ठा की भावना आ जाती है, वर्ग के अंदर प्रतिष्ठा की भावना होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझते चलिए। देखिए, आप कई जगह से प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, लेकिन जो डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे वो चीज़ आपको कहीं मिलेगा नहीं।
क्योंकि ज़रूरी ये है कि आप इसकी डेप्थ में जाइए। वैसे मैं कोई समाजशास्त्री नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मनोवैज्ञानिक लेवल का इतना मतलब अच्छे से सोचता हूँ, दूर क्या बोलते हैं उसको, फिलोसफर हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना मेरा नॉलेज है उसको मैंने पढ़ा, समझा और यहाँ पे फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने देखा, ये वर्ग क्या होता है, वर्ग के अंदर प्रतिष्ठा की भावना आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों अब पड़ोस की डेफिनेशन आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। पड़ोसी वो होते हैं जो कभी आपका भला ना चाहते हो, ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। आपको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करें, आप अगर ग्रोथ कर रहे हो तो आपसे जलें, ठीक है, पीठ पीछे बुराई करें। तो डेफिनेशन पड़ोसी की सभी जानते हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पड़ोस ये हो गया। बाकी इन तीनों में जो मैंने आपको डिफाइन किया कि ये जाति से होता है, इसके अंदर प्रतिष्ठा की भावना आ जाती है। और जो मैंने बताया कि ग्राम समुदाय प्लस नगरीय समुदाय, अगर यहाँ पे आपका नगर ऑप्शन दे देता तो नगर भी आपका सही होता, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ग्राम दिया है तो ग्राम आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे हमने इतना डिटेल जानकारी ले लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था का अर्थ क्या है। सामाजिक संस्था का अर्थ क्या है। देखिए सामाजिक संस्था होता क्या है। सामाजिक संस्था का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई ऐसी संस्था जो समाज के हित में कार्य कर रही हो, ठीक है। कोई समाज है, समाज वैसे बहुत बृहद क्षेत्र होता है, ठीक है। आप समाज को डिफाइन नहीं कर सकते हो, इसका कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन सामाजिक संस्था, अब समाज के अंदर कोई एक ऐसी संस्था जो समाज के हित में कार्य कर रही हो, उसको हम बोलते हैं सामाजिक संस्था। तो यहाँ पे सामाजिक संस्था का अर्थ क्या हो सकता है, इसको हमें समझना है। देखिए अधिक लोगों का साथ रहना, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कार्य करने का निश्चित ढंग, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है बृहद सामाजिक रूप। इसके बाद में है इनमें से कोई नहीं। देखिए सामाजिक संस्था में कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत लोग हों, क्योंकि अधिक लोगों का साथ रहना, ये अधिक लोग कुछ स्पष्ट नहीं है, कितने हैं, कम हैं कि ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये अस्पष्टता यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 100% इसने बोल दिया कि ये चीज़ है। तो जहाँ पे आप जब तार्किक अवधारणा भी पढ़ते हो और वहाँ पे जब 100% किसी चीज़ को लिख दिया जाता है तो वो ऑप्शन अक्सर गलत जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। जब यहाँ पे कोई चीज़, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब 100% कोई चीज़ दिया हो तो उस पर आप विचार कर लें, मार्क करने से पहले, राइट आंसर क्लिक करने से पहले, ठीक है। जब कोई 100% लिख दे तो उसको आप ज़रूर विचार कर लें कि लिखा क्या है इसमें। तो यहाँ पे अधिक लोगों का साथ रहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं पता नहीं है, यानी कि ये राइट आंसर नहीं होगा आपका। इसके बाद में है बृहद सामाजिक रूप। मैंने बताया कि सामाजिक संस्था की यहाँ पे बात हो रही है। संस्था क्या होता है, नॉर्मली आप सोचिए किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति होती है, मतलब कोई संस्था बनती है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है कि हाँ एजुकेशन देना है, ठीक है। एजुकेशन क्या मतलब बोलते हैं उसको, शिक्षा संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बृहद सामाजिक रूप का कोई मतलब नहीं बन रहा है, यानी कि और इनमें से कोई नहीं, आप यहाँ पे हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है कार्य करने का एक निश्चित ढंग। कोई भी संस्थान है वहाँ पे एक निश्चित कार्य करने का ढंग होगा, ठीक है, जिस हिसाब से वो संस्था कार्य कर रही होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य करने का निश्चित ढंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का आवश्यक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का आवश्यक तत्व है। समुदाय की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नगरीय ग्रामीण कुछ इस टाइप से वहाँ पर बताया था मैंने। तो उसका आवश्यक तत्व क्या है, उसका आवश्यक तत्व क्या है। ऑप्शन देखिए, आप लोग खुद इसको मार्क करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ऐच्छिक सदस्यता, प्रतीक, व्यक्तियों का समूह या फिर अस्थायी प्रकृति। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अस्थायी प्रकृति, इसका कोई यहाँ पे चर्चा नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रकृति से संबंधित या कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं बोलता कि ग्रामीण कितने टाइप के होते हैं, ग्राम कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलते हैं कि उपनगरीय होता है। कुछ ग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, मतलब कहते नहीं खाना बदोश लाइफ होता है, कुछ इस टाइप से। तो वहाँ पे ये चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है चर्चा समुदाय का आवश्यक तत्व है, ठीक है। तो तत्व का मतलब ये अस्थायी प्रकृति यहाँ से हट गया, अस्थायी प्रकृति हट गया। प्रतीक, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी ग्राम का प्रतीक हो, ठीक है, कोई नगर का प्रतीक हो। प्रतीक एक सिंबल है, मतलब उसको दिखाता है कि हाँ पार्टिकुलर 5-6 गाँव में ये यहाँ का प्रतीक है। जैसे मैं बोल दूँ कि किसी गाँव में एक बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है,
जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है, गायत्री शक्तिपीठ मंदिर है, तो वहाँ पे वो उसका प्रतीक है कि हाँ इस गांव में ये एक प्रतीक है, गांव एक मंदिर है, ठीक है, गांव में एक मंदिर है। तो हर गांव में कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसी चीज़ें हो वहाँ पे, तो यानी कि प्रतीक यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ऐच्छिक सदस्यता, अब यहाँ पे सदस्यता की बात कर रहा है, यहाँ पे समुदाय में सदस्यता वगैरह आता नहीं है। सदस्यता एक अलग चीज़ हो जाता है, जब आप ग्राम सभा जब पढ़ेंगे वहाँ पे तो सदस्यता होता नहीं है कि आप सदस्य हो गए, ग्राम सभा के सदस्य हो गए, वोट डालने के योग्य हो गए, तो ये सारी चीज़ें एक अलग मैटर है, तो सदस्यता यहाँ पे होगा नहीं। हाँ, व्यक्तियों का समूह दोस्तों हो सकता है, ठीक है। तो समुदाय क्या है? व्यक्तियों का समूह है, क्योंकि ग्राम में व्यक्ति ही रहते हैं, व्यक्तियों से मिलकर ग्राम बनता है, परिवार से मिलकर ग्राम बनता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सही हो जाएगा व्यक्तियों का समूह, या फिर कुछ ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है जहाँ परिवारों का समूह हो, ठीक है। जो भी आंसर देगा आप यहाँ से इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि यही ऑप्शन दे, एग्ज़ाम में कुछ भी चेंज कर सकता है, तो वो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ को हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं और क्या हमारा सही होगा, क्योंकि आप तुक्का नहीं लगा सकते हो। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा, आप बार बार जब तुक्का लगाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ओके, सो देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन है आपका, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट है उसे क्या कहते हैं? उद्दिष्ट का मतलब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मजबूर नहीं, आप बोल सकते हो कि उसे अच्छा लग रहा है, उनको निर्देशित किया गया है कि हाँ आप ये काम कीजिए, तो उसके लिए वो तत्पर हैं, ठीक है। तो उद्दिष्ट का मतलब यही होता है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए उद्दिष्ट है। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? समुदाय, समिति, समाज या फिर संस्था। देखिए समुदाय मैंने बताया था वो अलग चीज़ हो गया, यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं होता है। समिति और समाज और संस्था, तो समाज भी मैंने बताया कि समाज आप यहाँ पे हटा दीजिए, समुदाय से भी बड़ा समाज होता है तो समुदाय को हटा दीजिए, समुदाय को हटा दीजिए और समाज को हटा दीजिए, बच रहा है आपका समिति और संस्था। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे और यहीं पे वो गलत कर देंगे। समिति और संस्था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट। समिति क्या होता है? एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। और संस्था का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि एक विशेष उद्देश्य हो। संस्था की तरह काम करती है, उसका जो काम है वो उसको बताया गया होता है। जैसे मैंने बताया कि शिक्षण संस्थान, तो यहाँ पे चलो ठीक है उद्देश्य है कि हाँ बच्चों को शिक्षा देना है, लेकिन ये उसका काम भी है, उस संस्था का ये काम भी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत डेडिकेटेड उद्देश्य नहीं है, संस्था है वो एजुकेट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब समिति का निर्माण होता है दोस्तों, जैसे आप मैं फॉर एग्जांपल मुझे याद आ गया, जब आप ग्राम पंचायत पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, थुंगन समिति, इसके बाद में और कई सारी समितियां हैं। वहाँ पे जब आप समिति पढ़ते हैं तो समितियों का संगठन, समितियाँ क्यों बनाई गई थी? एक उद्देश्य के लिए बनाई गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें सुधारी जाएँ, ठीक है, उनमें और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें हटाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें समितियों का एक उद्देश्य होता है। और यहाँ पे संस्था क्या होता है? संस्था वही एजुकेशन जो संस्थान होता है वो होता है। तो अगर आप दोनों में देखेंगे प्रबल कौन सा जा रहा है तो समिति पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि समिति, आप जस्ट एग्जांपल ले लीजिए जो हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा था, वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर दीजिए कि इस समिति का क्या उद्देश्य था। महिलाओं को आरक्षण देना, पंचायत को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, तो एक उद्देश्य था वहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, विशेष उद्देश्य के लिए समिति यहाँ पे जो है ये उद्दिष्ट रहती है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा समिति। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधी मैटर की जटिल व्यवस्था है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो गया होगा आई थिंक। तो मनुष्यों के अंतः संबंधी मैटर की, जो भी उसके अंदर होता है जंजाल, उसकी एक जटिल व्यवस्था है, यह किसका कथन है? तो आपको ये प्रश्न याद करने की ज़रूरत है। इसमें आपको आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर चलो ठीक है आपको ऑप्शन में दे देगा, लेकिन ये प्रश्न याद करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये कथन है ना, ये कई तरह से लिखा गया है, तो एग्ज़ाम में किस तरह का कथन लिख के आया हुआ है, तब आपको पहले कथन पर ध्यान देना है, क्योंकि
बाद में आप ध्यान देंगे कि इसने बोला है, लेकिन कथन तो पहले एटलीस्ट आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न भी याद करने की ज़रूरत है और बाद में फिर आपको किसने बोला था इसको भी याद करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे किसने बोला था। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधित जटिल व्यवस्था है। इसको बोला था लापियर ने इसको बोला था। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लापियर। ओके, अगला क्वेश्चन है, सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट्य प्रदान करती है संस्कृत है दोस्तों, संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। यह कथन किसका है? देखिए फिर से आप इसको रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन को ताकि याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को, ठीक है, जो किसी समूह को वैशिष्ट्य प्रदान करती है। वैशिष्ट्य का मतलब बढ़ावा देना। सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट्य प्रदान करती है संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। चलिए ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप इतना मान लीजिए दुबे जी ने इसको बोला था। ठीक है, दुबे ने ये डेफिनेशन दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने कहा कि संस्कृति अधिसावयवी होती है? किसने कहा कि संस्कृति अधिसावयवी होती है? किसका कथन दोस्तों? तो यहाँ पे ये जो कथन है, ये कथन है क्रोबर का। ठीक है, यहाँ पे आप क्रोबर लिख लीजिए, कुछ इस तरह से है। क्रोबर का ये कथन है कि संस्कृति जो होती है ये अधिसावयवी होती है। बहुत सारे बच्चों का डाउट आएगा कि सर ये अधिसावयवी का मतलब क्या है? देखिए, सावयवी का मतलब दोस्तों होता है, अगर आप अधि को हटा दें, सावयवी पे सिर्फ रहें, अधिसावयवी आप बना लेंगे बाद में कि मतलब क्या होता है। लेकिन अगर आप सावयवी का मतलब देखेंगे तो एक होता है जीवंत। ठीक है, जैसे होता नहीं कि निर्जीव नहीं, कोई चीज़ ऐसी जो सजीव हो जाए, जिसको हम लोगों ने अपने क्रियाकलापों से, उसको अपनाने से, उसको बार बार समाज में उसके जो उद्देश्य हैं, क्या बोलते हैं, उसकी विशेषता है, अरे नहीं, उसकी जो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको हमेशा पालन करना, उस चीज़ को मानना, आप ऐसा मान लीजिए, उसको बार बार करने से वो संस्कृति जिंदा हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सावयवी। ठीक है, जीवंत आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यही मतलब निकल के आ रहा है कि किसने कहा कि संस्कृति अधिसावयवी होती है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये सावयवी है, क्योंकि हम लोग बराबर आज तक इसको फॉलो करते चले आए हैं। ठीक है, इसमें मानता हूँ कि बहुत सारी प्राचीन संबंधित बहुत सारी इसमें त्रुटियाँ थी, लेकिन तब भी जो त्रुटियाँ थी उसको हमने एलिमिनेट किया, हटाया, लेकिन आज भी हम अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो यानी कि ये अधिसावयवी है। अब यहाँ पर ये अधि का मतलब आप ये कंफर्म कर लीजिए, आधी सावयवी है मतलब आधी जीवंत है या फिर ज़्यादा जीवंत है। अधिक का मतलब अधिक भी होता है, तो यहाँ पे जो मतलब होगा ये अधिक होगा। ठीक है, अधिक सावयवी है या फिर अधिक जीवंत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ये है क्रोबर। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही डिफाइन कर रहा हूँ, समय ले रहा हूँ, तो आप लोग ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं कम डिफाइन करूँ और आगे फटाफट जैसे सभी लोग करते हैं ऐसे ऐसे पढ़ के, ठीक है, बता के निकल जाऊँ, ताकि जब एग्ज़ाम में आप फंसें तो आपको याद आए कि यार काश कंप्लीट समझ लिया होता, एक एक ऑप्शन को, प्रश्न को अच्छे से समझ लिया होता, क्योंकि घुमा के ही क्वेश्चन देगा एग्जाम में। यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, फैक्चुअल यहाँ पे नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्रामीण परिवेश का जो नया सिलेबस आया है उसमें आपको फैक्चुअल चीज़ें देखने को सिर्फ योजना में मिलेगा। बाकी अन्य जो सिलेबस है, ठीक है, चाहे वो भूमि सुधार हो, चाहे वो ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में हो, चाहे वो ग्रामीण सामाजिक विकास हो, चाहे वो अन्य टॉपिक हो, जो भी उसमें दिया है वो आपको लॉजिक, ये ग्रामीण शोध संस्थान हो, सब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग समझते चलें डेफिनेशन को और उसके ऑप्शंस दोनों को। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का संबंध है। देखिए फंसा दिया। अब बताइए आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि बार बार समझिए इसको। संस्कृति का संबंध है भौतिक से है, अभौतिक से है, भौतिक या अभौतिक दोनों से है। देखिए, अगर आपको संस्कृति नहीं पता है तो आप यहाँ पे कैसे आएंगे? तो पहले आप ये समझिए कि संस्कृति की बात क्यों हो रही है यहाँ पे। संस्कृति आपको पता होगा, मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए संस्कृति में दोस्तों भौतिक चीज़ें भी आ जाती हैं और अभौतिक चीज़ें भी आ जाती हैं।
अब दोनों कैसे आती हैं, देखिए भौतिक का मतलब क्या होता है, अभौतिक का मतलब क्या होता है। तो भौतिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारी संस्कृति में आपको पता होगा कि हमने हमारे जो वेदास हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने पर्यावरण को बहुत महत्ता दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे से महत्ता दिया है पर्यावरण को। तो यहाँ पे पर्यावरण जो आ जाता है टॉपिक, जैसे पेड़ हो गया, पौधा हो गया, नदी हो गए, ठीक है, पशु हो गए, सूर्य चंद्रमा, ये सारी चीज़ें हो गई, ये भौतिक चीज़ें हो गई। तो इनमें भी मतलब इसका भी हमारी संस्कृति में महत्व है। और अभौतिक का मतलब क्या होता है, अभौतिक आप सीधे से समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल माइंडसेट, अध्यात्मवाद। तो हमारे संस्कृति में दोस्तों अध्यात्मवाद भी है, दर्शन भी है, भौतिक चीज़ें भी हैं, ठीक है, यानी कि इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं हमारी संस्कृति में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भौतिक और अभौतिक दोनों। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। प्राचीनता क्या इसकी विशेषता है, मुझे तो लग रहा है कि है। निरंतरता इसकी विशेषता है क्या, मुझे तो लग रहा है कि है। अगतिशीलता और सहिष्णुता, देखिए इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देखिए इसकी विशेषता क्या नहीं है। निरंतरता हमारी संस्कृति में लगातार पाई जाती है, दिन ब दिन ग्रोथ हो रहा है, हर एक चीज़ का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, आप भी बढ़ रहे हो, आपकी एज भी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रहा है, तो निरंतरता तो इसमें है। प्राचीनता भी है, काफ़ी प्राचीन संस्कृति है, वेदास के टाइम का है, ठीक है, हज़ारों सालों पुराना हमारा इतिहास है। सहिष्णुता है, बोले हैं कि सर्वधर्म सम्मान, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जहाँ तक हो सके सहना चाहिए। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, सहना, और सहने का तात्पर्य जब आप धर्म से जोड़ेंगे तो उसको ले लिया जाता है सहिष्णुता, ठीक है, कुछ इस टाइप से आप समझिए। तो सहिष्णुता भी हमारे संस्कृति की विशेषता है, प्राचीनता भी है, निरंतरता भी है। अगतिशीलता दोस्तों हमारे संस्कृति की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये गतिशील भी है। ओके अब इसको डिफाइन नहीं करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। गतिशील क्योंकि बहुत सारे फैक्टर सामने आने लगते हैं ना, जब बोलता हूँ तो काफ़ी सारे फैक्टर सामने आने लगते हैं, और बिना डिफाइन किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ फिर बाद में। और अभी तक हम नौ क्वेश्चन पे हैं, 9वें क्वेश्चन पे है, और टाइम हो चुका है 21 मिनट। हालांकि देखिए अगर जो इसमें समझदार बच्चे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं लिया है, हमने अभी तक 20-25 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले लिया है, क्योंकि हर एक ऑप्शन को डिफाइन करना, क्वेश्चन को डिफाइन करना, ये क्या है, ये एक तरह से आपको तरीका ही मिल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने के तरीके आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही कथन का चुनाव करें। चलिए चुनाव करते हैं, सही कथन क्या है इसमें। देखिए पहला ऑप्शन है भारतीय संस्कृति विश्व की आधुनिकतम संस्कृति है। भैया सही है, ऑब्वियस सी बात है, आधुनिकतम संस्कृति है, कितने लोग राजी हैं, है ना। तो यहीं पे गलती हो जाएगी। भारतीय संस्कृति दोस्तों विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, ठीक है, आधुनिकतम कहाँ है, बहुत प्राचीन संस्कृति हमारी। अगला ऑप्शन है भारतीय संस्कृति स्थिर व जड़ है। क्या ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, भारतीय संस्कृति स्थिर व जड़ है, जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा है, निरंतरता, गतिशीलता, सहिष्णुता जो भी है, तो जड़ यहाँ पे लगा देना ही, ये मैं यहीं पे तुरंत इसको मार्क कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ बोल दिया हमारी संस्कृति के बारे में, तो ये तो गलत ही होगा। अब आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति असहिष्णु है, ये भी तो गलत जा रहा है ना। सही कथन का चुनाव करें। सहिष्णु है, भारतीय संस्कृति का मूल आधार। अच्छा, जब मूल आधार की बात कर दिया दोस्तों, देखिए मूल आधार की बात कर रहा है, तो जब मूल आधार पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। आधुनिकतम क्या है, अभी जल्दी की बात हो रही है, मॉडर्न एज, तो मूल इसमें क्या है, मूल कुछ नहीं है ना। जब आप हिंदी पढ़ते हो उसमें मूल में जाते हो, तो मूल का मतलब क्या है, धातु में पढ़ते हो ना। ये थोड़ी है कि नदी, आप जो नद के लिखते नीचे हलंत लगाते हो वो मूल हो जाता है, तो मूल क्या है, वो पुरानी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सही हो जाएगा चौथा, भारतीय संस्कृति का मूल आधार अध्यात्मवाद है। जब आप वेदास पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती हैं। धीरे धीरे बाद में देखिए वेदास का जो मेन कोर होता है ना, वहाँ पे होता है उपनिषद, ठीक। इसके बाद में वेदांग, वेदांत, उपनिषद, ये सारे क्या होते हैं, वहाँ पे अध्यात्मवाद ही बताया गया है। इसके बाद में जो और बुक्स आई उसमें कर्मकांड इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि जैसे फिल्में होती हैं, जब किसी टॉपिक पे फिल्म बनता है ना तो वो बहुत कम चलता है,
बहुत कम चलता है। लेकिन जब उसमें कर्मकांड जोड़ दिया जाता है, थोड़ा मसाला डाल दिया जाता है, आइटम सॉन्ग डाल दिया जाता है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए टाइप का, तो आपको मतलब लगता है कि यार ये बहुत तड़क भड़क वाली चीज़ है, वो फेमस हो जाता है। इसी तरह से प्राचीन के टाइम में भी क्या हुआ, ऋषियों को ज़रूरत लगा कि यार इसमें ये चीज़ें भी डाल दिया जाए, थोड़ा हमारा रोज़गार भी हो जाएगा, ये चीज़ें भी डाल दिया जाए, थोड़ा अच्छा भी रहेगा, लोगों को समझ में आएगा। आसान करने के चक्कर में सब कुछ बिगड़ता चला गया। अदरवाइज जो स्टार्टिंग की हमारी सोच थी, वेदास आप देख लीजिए, वेदांत देख लीजिए, उपनिषद देख लीजिए, उसमें आपको हमारी मेन कोर मूल वाली जो सोच है वो पता चलेगा, जो कि स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। भारतीय संस्कृति किससे जुड़ी है? भारतीय संस्कृति अभी जस्ट हमने ऊपर देखा अध्यात्म से जुड़ी है। अर्थ आप हटा दीजिए, काम आप हटा दीजिए, इनमें से किसी से नहीं, यानी कि अध्यात्म से जुड़ी है हमारी भारतीय संस्कृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ? बोलने में दिक्कत आ रहा है, अभी आपको पता नहीं है, रात में लगभग 3 बजने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 18वीं शताब्दी से अंग्रेजी शासन स्टार्ट हुआ। आप लोग बताइए कि जो पहले व्यक्ति आए थे किसके दरबार में आए थे, कौन आए थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय समाज का आरंभ होता है। अब यहाँ पे इसको आपको समझना होगा, फैक्चुअल चीज़ है, आपको रटना होगा। समकालीन भारतीय समाज का आरंभ दोस्तों 15 अगस्त 1947 से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया? सन 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया? तो आप बताइए, अगर आप ग्राम पंचायत पढ़े होंगे, हमारा पूरा वीडियो देखे होंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप इसको कर ले जाएंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा या सभी। ठीक है, डिटेल नहीं करूँगा, ग्राम पंचायत आप देख लेना। अगला है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जब ग्राम पंचायत किसी पॉजिटिव संस्था की बात आती है, ठीक है, आतंकवादी ग्रुप की तो बात हो नहीं रही है कि इनका मूल उद्देश्य क्या है, सबको समाप्त करना, ठीक है, कट्टरवाद फैलाना। ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ है वो अच्छे काम के लिए हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? अच्छी चीज़ों को छांटना है। देखिए अच्छी चीज़ें क्या हो सकती हैं, प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना, बहुत अच्छी बात है। भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, यह भी पॉजिटिव वाली बात है। ग्राम में विकास कार्यों तथा कृषि व उद्योगों को विकसित करने में सहयोग करना, बहुत अच्छी बात है। जब 3 ऑप्शन आपके सही हो गए तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय होना चाहिए? ठीक है, प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पे प्रजातीय होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्रजातीय। ठीक है, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे है, नहीं होगा, प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सोचेंगे नहीं तो नहीं अटेंड कर पाएंगे। यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए। बात हो रही है महानगर की, यानी कि नगर की बात हो रही है, ग्राम से हट के हमें नगर में जाना है, वहाँ की संस्कृति को हमें अपने माइंड में सोचना है। जो लोग शहर में रह रहे होंगे उनको तो पता चल रहा होगा। महानगर के निम्नलिखित में से किस, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, विषम जातीयता, गतिशीलता, घनत्व, आकार। ओके, ऑप्शन देख लिए, मार्क कर लिए अपने हिसाब से। अब देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है? देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है, अगर हम एक ग्रामीण पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि शहरों में क्या होता है, जो जातीयता होती है, ठीक है, वो लगभग समाप्त हो जाती है।
गांव में होता है कि हाँ ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है या कुछ और है, ठीक है। लेकिन शहर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सिर्फ यही पहचान में आता है। उसके अंदर जो टाइप्स होते हैं उनको हम अवॉइड कर देते हैं, प्लस हमारी यही बहुत ज़्यादा पहचान होती है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सभी लोग एक स्कूल में जाते हैं, कभी कभी लंच करते हैं, कभी कभी क्या लंच करते हैं एज ए फ्रेंडशिप, सभी लोग लंच करते हैं, है ना। मैंने भी लंच किया अपने टाइम पे। तो वहाँ पे हम लोग देखते नहीं कि यार ये मुस्लिम है, यार ये हिंदू है, यार ये क्षत्रिय है, वैश्य है, कुछ भी नहीं, ठीक है। सभी लोग एक होके लंच करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो यही देखिए सांस्कृतिक गलत पात्र है ये, समझिए आप इस चीज़ को। ये चीज़ अगर आप सांस्कृतिक रूप से देखेंगे, सांस्कृतिक जो हमारे संस्कृति में बोली गई है कि जन्म के आधार पे, थोड़ा सा आप समझिए इस चीज़ को कि जन्म के आधार पे, हालांकि वेदास में ये चीज़ नहीं बोला गया है। जब आप जाएंगे वेदास पढ़ेंगे तो उसमें जन्म के आधार पे जाति नहीं डिफाइन किया गया है। ये तो अभी जब ये जो लोग बोलते हैं कि मनुवाद, क्या बोलते हैं उसको, मनुस्मृति, ठीक है, जिनको बातों को काटना होता है, जो हिंदू धर्म को ब्लेम करना चाहते हैं, वो हमेशा कुछ ऐसे बुक्स का एग्जाम्पल देते हैं कि इन्होंने जातियों में, ये देखिए ये हिंदू धर्म में ये है, मनुस्मृति है। देखिए मनुस्मृति दोस्तों बहुत बाद में आई है, बहुत बाद में आई है, ठीक है। मनुस्मृति में एक तरह से बोलते नहीं है कि चीज़ों को, वही मैंने बोला कि मुन्नी बदनाम हुई, ठीक है, बहुत चीज़ें ऐड कर दी गई, और जो उस टाइम के लिए एक्सेप्टेबल था तो वहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया और चीज़ें बढ़ गई। अब क्या हुआ कि उसको छोड़ने में हमको आज तक वो समय अभी तक नहीं आया है भारतीय समाज में, खासकर गाँवों में, कि हम उस चीज़ को छोड़ पाएँ। बाकी मैंने हमेशा बोला कि जब आप वेदास पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें नहीं हैं। जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे जातियाँ नहीं होती हैं। वहाँ पे वेदास में कर्म के आधार पे जातियों का डिवीज़न हुआ है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप ब्राह्मण हो गए, अगर आप रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं तो आप क्षत्रिय हो गए, आप कैलकुलेशन में हैं, ठीक है, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो आप वैश्य हो गए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेवा कर रहे हैं, ठीक है। अब सेवा का मतलब, शूद्र का मतलब दोस्तों बिल्कुल ये नहीं है कि उनको जाके जो लाश वगैरह फूका जाता है किसी ऐसे कांड में लगा देना, नहीं। आप सेवा भाव से हैं, सेवा भाव से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप शूद्र हो गए। शूद्र का तात्पर्य सेवा भाव है, ना कि ये जो आजकल हमारी डेफिनेशन समाज में फैली हुई है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे विषम जातीयता नगर के हिसाब से सांस्कृतिक रूप से यहाँ पे गलत पात्र कहा जाता है। बाकी नगर की जो विशेषता है वो गतिशीलता है, घनत्व ज़्यादा होता है, आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से देखेंगे, ठीक है, जो हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है, उस हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन को आई थिंक बहुत लोगों ने समझा होगा और बहुत लोगों को शायद बुरा भी लगा होगा, लेकिन जो सत्य है वही चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा हो तो आप जाके पहले पढ़िए, अच्छी किताबों को पढ़िए। मनुस्मृति को आप साइड में लगाइए, मनुस्मृति को आप तो आग लगा दीजिए, ठीक है। ये बहुत थर्ड क्लास की किताब है, लास्ट में आई है, बहुत बाद में आई है। जो हमारा मूल है, जो मैंने कहा, जो आप धातु पढ़ते हैं हिंदी में, वो हमारा वेदास है, और वेदास में भी ऋग्वेद। जब मैं वेदास की बात करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ वेदास का, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक गांव से सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? एक गांव से सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? देखिए, जब गांव की बात आ रही है, सभी वयस्क व्यक्ति की बात आ रही है, तो भैया ये ग्राम सभा के सदस्य होंगे। बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, ठीक है। 18 साल के हो गए होंगे। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा याद आ गया, थोड़ा सा बता ही दूँ। अभी चर्चा चल रहा है कि लड़कियों की जो एज है, मतलब शादी वाली, इसको 21 साल कर दिया जाए। मे भी करंट अफेयर का पार्ट है कि कितने पे विचार किया जा रहा है, तो 21 साल पे विचार किया जा रहा है, ठीक है। बाकी 18 साल पे अभी अलाउड है हमारे यहाँ मत डालना, वोट डालना, ओके। ग्राम प्रधान जो बनते हैं उनकी एज मिनिमम 21 साल होती है, ये भी आप जान लीजिए। साइड बाय साइड जो जानकारी है वो भी आप लेते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, सरकारी धन का लाभ जनता को 1 रुपये में से 20% ही मिल पाता है, ठीक है। यह कथन किसका है? देखिए हमारे नेता भी जानते हैं 100% का प्लान आएगा तो उसमें से सिर्फ जनता तक जो पहुंचता है वो 20% है, बाकी 80% कहाँ जाता है? कहाँ जाता है भैया? ठीक है, ये नेता को भी पता है, सबको पता है। ये डेफिनेशन दिया गया है, मतलब बोल दिया गया था भाई राजीव गांधी, ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोला गया भाई साहब, ठीक है। शायद हो सकता है भाई इनको पता हो।
तो राजीव गांधी ने इस चीज़ को बताया था कि सरकारी धन का जो लाभ है वो 20% ही जनता ले पाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? देखिए बहुत फास्ट भी मैं चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण परिवेश आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो फैक्चुअल चीज़ें होंगी वो आप फैक्चुअल की तरह पढ़ेंगे। ओके, सो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? 24 अप्रैल 1993। देखिए 92 में संशोधन आया था, मतलब संशोधन पे कार्य होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब पारित हुआ तो ये आपका 24 अप्रैल 1993 में ही पारित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 92 ना लिख दे, सोचिए अगर यहाँ पे 92 ना लिखा होता और ऑप्शन में 92 और 93 दे दिया होता तो यहाँ पे 50-50 गया था। बहुत जो लोग पढ़ के गए हैं, जिनको कन्फर्म है, वो 93 मार देते, और जो लोग कन्फ्यूज हो गया यार 92 तो पढ़ा था, संशोधन 92 था, यानी कि 92 मार्क कर देते हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, जातियाँ केवल ऐसे परिवार हैं जिन्हें जन्म से ही आर्थिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के कार्य प्राप्त हैं, यह कथन है। मैंने वही बताया कि जन्म से, मतलब बार बार जन्म से ही आप सुनेंगे, ये चीज़ गलत है। वेदास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। जातियाँ केवल ऐसे परिवार थे जिन्हें जन्म से ही आर्थिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के कार्यकल्प प्राप्त हैं। यह कथन किसका? फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, राइट आंसर आप मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हुकार्ट। हुकार्ट के अनुसार ये सारी चीज़ें हैं, डिफाइन नहीं करूँगा, बहुत लंबा हो जा रहा है, आधे घंटे से ऊपर का लेक्चर हो चुका है। देखिए विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ, कब संशोधित हुआ? विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों, यह कथन किसका है? ओके, सो इसको आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया है बार बार ऐसे क्वेश्चंस में यह कथन किसका है, यहाँ पे आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों यह कथन जो है आपका, ये है महात्मा गांधी का, स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब धरातल का मतलब यह है कि धरातल पे हर एक प्राणी स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जीव हो, आई मीन इंसान हो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारतीय समाज की कौन सी विशेषता है? भारतीय समाज की कौन सी विशेषता है? देखिए भारतीय समाज की विशेषता क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आधुनिकता है, नहीं है, नवीनता है, नहीं है, प्राचीनता हो सकता है हो जाए, इनमें से कोई नहीं, यानी कि प्राचीनता आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, भारतीय समाज की विशेषता क्या है? प्राचीनता। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? भारतीय समाज की विशेषता क्या नहीं है? देखिए जाति व्यवस्था भैया है, गलत नहीं है, अगर है तो आरक्षण का भी प्रावधान है। ठीक है, इसमें कुछ गलत क्या है भाई? ठीक है, अगर है तो आरक्षण का भी प्रावधान है, बराबर कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। अगर आपको कुछ और कहा गया तो उसके बदले आपको ये फैसिलिटी भी दी गई है। अगर आपका समाज में उच्च स्थान नहीं है, अगर आप सोचते हैं, तो इसके बदले आपको कुछ फैसिलिटी दी गई है, उस फैसिलिटी का आप लाभ उठाइए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, मैं भी यही कहूँगा कि इस फैसिलिटी का लाभ उठाइए, सिलेक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। और जो आपका ये दंश है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, जब आप सिलेक्शन ले लेंगे, जब आपके पास पैसा आ जाएगा, तो आप फिर सामान्य से, अगली पीढ़ी से आप सामान्य से फॉर्म डालिएगा। ठीक है, लेकिन ये गट्स बहुत कम लोगों के अंदर होगा, क्योंकि ये भारत है। अगर ये गट्स, अगर इंडिया में लोन लेने की प्रवृत्ति होती, हिम्मत होती लोगों के अंदर, तो आज लोग, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे होते, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते। लेकिन इंडियन में ये है कि मतलब यहाँ पे लोग लोन लेने से, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने से, कोई रिस्क का काम लेने से डरते हैं। इसीलिए आज यूट्यूब पे कई सारे बड़े चैनल अच्छे लेवल का इनकम, अच्छे लेवल का व्यवसाय निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा के। ठीक है, यहाँ पे मैं खुद को भी ले रहा हूँ। चलो ठीक है, अगर आप लोगों में से तुरंत एक्टिव हो जाएंगे कुछ लोग कि सर जी आप भी तो वही हो, क्योंकि भाई मार्केट चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपने अभी तक लेक्चर को फॉलो किया होगा, तो मेरी क्या सोच है ये शायद आपको दिख गया होगा। आने वाले टाइम में कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाना है, नहीं। ये चैनल स्टार्ट किया गया है किसी विशेष उद्देश्य से। अब वो उद्देश्य आपके हित में होगा दोस्तों। अब वो आगे आपका हित किस में निहित है, उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हम करवाएं, नो डाउट, लेकिन साथ में मैं कोशिश करूँगा कि प्राइवेट जॉब के बारे में भी आपको जागरूक किया जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताया जाए, आपको एजुकेट किया जाए, ताकि आपका जो इंटरव्यू वगैरह होता है ना प्राइवेट संस्थानों में,
वो सारी चीज़ें भी आपसे निकलें। ठीक है, मैं नहीं एजुकेट करूँगा, मैं इतना अभी परिपक्व नहीं हूँ कि मैं आपको एजुकेट करूँगा, लेकिन हाँ, जब हम उस लेवल पे होंगे कि हम लोगों को हायर कर सकें और आपको सिखा सकें, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आगे का आगे आगे हाँ ओके। सो यहाँ पे संस्कार रहित हमारा राइट आंसर होगा। इसकी ये विशेषता नहीं है भारतीय समाज की। अगला क्वेश्चन है, समाज क्या है? 25वां क्वेश्चन है, समाज क्या है? तो व्यक्तियों का संकलन। हाँ, समाज में व्यक्ति होते हैं संस्कारों से परिपूर्ण। कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज संस्कारों से परिपूर्ण हो। कुछ लोग उसी में कसाई होते हैं, कुछ लोग उसी में पंडित होते हैं। अब यहाँ पे मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, कसाई गलत है, फॉर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कसाई का काम क्या है? जानवरों को काटना और बेचना। ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया। कुछ पंडित होते हैं, पंडित का काम है दया भाव, उनके अंदर होता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें कम हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है दया भाव। और पंडितों के अंदर ही क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के अंदर है दया भाव, तो सभी के अंदर है वैसे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होता है कि उसको फॉलो कर ले जाते हैं कि हाँ, शाकाहार वगैरह को, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको फॉलो कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो देखिए, अब थोड़ा सा भी यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा। देखिए, अगर आप लोगों में से बहुत लोग कुछ ऐसे होंगे जो शाकाहारी होंगे, कुछ मांसाहारी होंगे, तो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। शाकाहारी मांसाहारी को जज नहीं कर सकता है कि भैया तुम लोग गलत हो। गलत बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ गलत नहीं है, क्योंकि शाकाहारी होते हुए भी आप कई सारे छोटे जीव जंतुओं का वध करते हैं कि नहीं करते हैं? करते होंगे। तो जीव जंतुओं का वध करना और उसको फेंक देना, ठीक है, कहाँ तक सही है? और वो वध कर रहे हैं, एटलीस्ट खा तो रहे हैं, अपना पेट तो भर रहे हैं, 4 लोगों का और पेट भर रहे हैं, रोजगार जनरेट हो रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मांसाहार सही है, क्योंकि मैं खुद एक शाकाहारी हूँ, लेकिन मैंने भी किसी एजुकेटर का ये देखा था। सो ये सारी चीज़ें मुझे याद थी, मैंने आपको थोड़ा सा बताना समझा। आगे देखिए, बहुत लंबा हो जा रहा है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? आपका आज थोड़ा मैं खुल के पढ़ा रहा हूँ, है ना। सो कई सारी चीज़ें निकल रहा है, भड़ास निकल रहा है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पीएच प्रभु। ओके, पीएच प्रभु ने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी नगर क्या है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने शायद इसको देख भी लिया होगा। वाराणसी नगर क्या है? समिति है, समुदाय है, समूह है, समाज है। मैंने कहा जब यहाँ पे नगर जुड़ गया तो आपको राइट आंसर करना है समुदाय, मार्क करके आगे बढ़ जाना है। बाकी कंफ्यूज हो रहे हो, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो भाई कंफ्यूज होते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना सबसे आवश्यक है? समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना सबसे आवश्यक है? समुदाय की बात हो रही है, चाहे वो ग्राम समुदाय हो, चाहे वो नगर समुदाय हो। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा की समानता कोई ज़रूरी है क्या कि ग्राम में सभी लोग एक ही भाषा बोलें? अरे भाई, कोई बाहर से आके, एक फैमिली बाहर से आकर रह रही है, तो हो सकता है कि तमिल बोले। आपके यहाँ भी कई लोग बंगाली होंगे, बंगाली आते नहीं बाहर से रहने के लिए, दवा की दुकान खोल लेते हैं, तो बंगाली नहीं बोलते हैं। तो भाषा की समानता कोई ज़रूरी नहीं है समुदाय में। सामान्य उद्देश्य वो तो संस्था के लिए था, और उससे ज़्यादा समिति के लिए था। ठीक है, सो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यही दोस्तों मैंने बताया था, बार बार बताया था कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र समुदाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, समाज के अंतर्गत नहीं आता है। समाज के अंतर्गत आप निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं लगा सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है समाज की परिभाषा क्या है, उसमें आपका एक ऑप्शन दे दे रहा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, तो आप वहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बृहद क्षेत्र होता है। भारतीय समाज की बात हो रही है, यहाँ पर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। वैसे भी भारतीय जो हमारा बॉर्डर है वो कहाँ पर निश्चित है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब जस्ट जोक। लेकिन ये दोस्तों निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, समाज वाला जो बात आती है, लेकिन समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से समिति में भी दोस्तों, समिति में भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे समिति में क्या है, उद्देश्य होता है। अरे भाई, बलवंत राय मेहता समिति को ऑफिस खोलने के लिए कोई 2-4 बीघे का ज़मीन थोड़ी दिया गया था कि भैया आप लोग इसमें अपना संस्थान खोल लो, ये समिति आपकी होगी, यहाँ पे इतने लोग काम करेंगे और ये आपका उद्देश्य होगा। ऐसा तो था नहीं, एक समिति थी, लोग इनडायरेक्टली वर्क कर रहे थे, एक उद्देश्य था। तो समिति में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, समाज में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, संस्था में भी दोस्तों निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समुदाय नहीं है? अब प्राथमिक समुदाय क्या होता है? देखिए, प्राथमिक समुदाय यहाँ पे 5 ऑप्शन दे दिया है। प्राथमिक समुदाय, देखिए, अगर आप समुदाय की बात करेंगे, ग्राम है ये, ग्राम में 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, ऐसे करके परिवार रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अब यहीं पे देख लीजिए, प्राथमिक समुदाय, अगर हम ग्राम की बात करेंगे तो ग्राम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन में मिल जा रहा है तब तो वो राइट आंसर होगा। लेकिन ग्राम से बाहर अगर कोई टॉपिक जा रहा है, कोई पॉइंट जा रहा है, तो वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो गांव के अंदर दोस्तों आपका परिवार भी आ जा रहा है बच्चे खेलते भी हैं, ठीक है, समूह भी इसके अंदर होता है, ऐसी बात नहीं है। पास पड़ोस सॉरी पास पड़ोस भी होते हैं। अब ये राज्य क्या है? राज्य तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, मतलब ग्राम से काफ़ी बड़ा जा रहा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राज्य, ठीक है। आई थिंक बहुत लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा राइट आंसर पूरा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा राज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 45 मिनट का वीडियो हो चुका है। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता बताइए। फिर से कुछ वही वैसा वैसा ही क्वेश्चन है। समुदाय, निश्चित उद्देश्य, यही हमारा आई थिंक जो है, क्या बोलते हैं उसको, राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय की विशेषता दोस्तों देखिए, पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि और भी सारे ऑप्शन जो होंगे ऐसे ऐसे करके देखा कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, उसको हम राइट मार्क करेंगे। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पे निश्चित उद्देश्य, ओके, हम की भावना, स्वैच्छिक सदस्यता, सहकारिता, समुदाय की विशेषता की बात कर रहा है। देखिए, यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो हम की भावना है, ये कुछ आप अलग ट्रैक पे लेके जा रहा है आपको। देखते हैं क्या चीज़ें सही हो सकती है यहाँ पे। देखिए, सहकारिता, सहकारिता का मतलब दोस्तों ये होता है सहयोग। सहयोग, जैसे किसी काम में आप फंसे हैं, या किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, प्राचार्य हैं आप, बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया तो आप किसी असिस्टेंट का आप सहायता ले लीजिए, सहयोग, ठीक है, सहकारिता। स्वैच्छिक सदस्यता, समुदाय की विशेषता में स्वैच्छिक सदस्यता कोई बात ही नहीं है। मैंने बताया था कि सदस्यता अलग होता है, ग्राम सभा का सदस्य होना, ग्राम पंचायत का सदस्य होना, वो अलग हो गया। यहाँ इसको भी हम हटा सकते हैं। निश्चित उद्देश्य, देखिए मैंने बताया था कि निश्चित उद्देश्य आप समिति के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर निश्चित उद्देश्य का मतलब जो मतलब है वो समिति के लिए है। फिलहाल यहाँ पे जो बच रहा है वो हमारा हम की भावना है, और बाकी सारे ऑप्शंस को हमने आसानी से एलिमिनेट कर दिया, चाहे वो ये हो, चाहे वो सदस्यता हो, चाहे वो सहकारिता हो, तो सिर्फ यही बच रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता बताइए, तो हम की भावना समुदाय की विशेषता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक की व्याख्या की है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की व्याख्या की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, समझ लीजिए, धर्म और भाषा दोनों के आधार पे ये व्याख्या की गई है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की, ठीक है। जैसे मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, पॉपुलेशन, धर्म, भाषा, सारी चीज़ें मतलब देखी जाती हैं फिलहाल अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लिए। लेकिन पॉपुलेशन दोस्तों मत आप इंक्लूड कीजिएगा, धर्म और भाषा को ही इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जनसंख्या लिखा नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलिए कि शायद जनसंख्या इंक्लूड नहीं हुआ होगा। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोस्तों आप धर्म और भाषा के आधार पर करेंगे। अगर जनसंख्या देगा तो आप वहाँ पे मार्क मत कीजिएगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। समाज स्वयंसेवी संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंधित रहते हैं। यह कथन इनमें से किस वैज्ञानिक का है? ठीक है, कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है तो इसको आप मत जाइएगा, जो होगा मैंने बता दिया कि समाज एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह कथन इनमें से किस वैज्ञानिक का है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा
गिडिंग्स का, ठीक है, ये आपकी गिडिंग्स यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गिडिंग्स इसका राइट आंसर होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज संबंधों का ताना बाना है। अगेन फैक्चुअल, समाज संबंधों का ताना बाना है, यह किसका कथन है? अगेन मैकाइवर का है, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में आपके, आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन गलती तो इसमें बहुत ब्लेंडर होने वाली है, बहुत सारे बच्चों से इसमें गलती हो सकती है। अब बताइए, भारत में हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा संख्या में बोली जाती है? मतलब वही सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी भाषा बोली जाती है हिंदी के बाद? तो बहुत लोग यहाँ पे देखिए, बांग्ला तो वैसे होगा नहीं, ठीक है, कन्नड़ वैसे होगा नहीं, तो तमिल और तेलुगु को लोग पिक करेंगे और इसी में मार्क करेंगे। लेकिन दोस्तों ना तमिल सही है और ना तेलुगु सही है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बांग्ला। बांग्ला यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हिंदी लगभग 52.8 अप्रॉक्स करोड़ बोली जाती है, ठीक है। 52 या 53 करोड़ आप मान लीजिए लगभग हिंदी बोली जाती है। बांग्ला 9.7 यानी कि लगभग 7.25 लाख करोड़ बांग्ला बोली जाती है। इसके बाद में फिर तमिल नहीं, इसके बाद फिर तेलुगु आता है, इसके बाद फिर तमिल आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूले ने समाज का वर्णन करते हुए इनमें से कौन से कथन का प्रयोग किया है? कूले ने समाज का वर्णन करते हुए इनमें से कौन से कथन का प्रयोग किया है? अगेन फैक्चुअल ही है, हम की भावना, देखिए, संरचनात्मक समाज, समानता की चेतना, या फिर सामान्य प्रकृति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सामान्य प्रकृति। सामान्य प्रकृति, कूल, ठीक है, सामान्य रहिए, कूल रहिए। तो कूले ने सामान्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समाज का वर्णन किया है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि इस टाइप से मैं फिर अगला वीडियो लाऊं। ओके, और कुछ लग रहा हो कि इम्प्रूव करना चाहिए, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो हो, या फिर A to Z जो मैं यहाँ वहाँ की बातें करता हूँ, कुछ जानकारी देता हूँ एक्स्ट्रा वो हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, और हो सके तो भैया शेयर कर देना यार। ज़्यादा मैं कहता नहीं हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन हो सके तो अपने बेस्ट फ्रेंड को, 1-2-3 लोगों को शेयर कर देना, जिनको वास्तव में गवर्नमेंट जॉब जो डिज़र्व करते हैं। इससे आपके ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, प्रभाव जाएगा, अच्छी वेब्स आपको भी लगेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा निकला होगा। ये सेशन आपने जो भी 1 घंटे का लगभग हुआ है, इसको एंजॉय किया होगा। आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।